स्ट्रेंथ क्या है वो मैंने आपको फॉर अ स्ट्रेट वायर भी पढ़ाई है, फॉर अ फ्लैट कॉइल भी पढ़ाई है, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड भी पढ़ाई है। एंड देन देयर वाज अ सेकंड लॉ कि अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्या, बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज क्या, व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने क्या किया जी, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन क्या होता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैं जितने भी लॉज आगे मुझे लगता है जो तीसरा लॉ पढ़ाऊंगा या चौथा लॉ पढ़ाऊंगा या पांचवा लॉ पढ़ाऊंगा या इस चैप्टर में मैंने जितने भी लॉ पढ़ाने हैं वो सारे के सारे इसी सेकंड लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सुननी समझनी है कि मैं भी जितने भी लॉज पढ़ाऊंगा, इवन अगर आपको न्यूटन के लॉज याद हों, उसमें भी असल लॉ क्या है, वो तो यही वाला है, एफ नेट इज इक्वल टू ma वाला ही है। उससे पहले वाला वो भी एफ नेट इज इक्वल टू ma को कहता है जी एफ नेट जीरो है, अगर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, एफ नेट जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तीसरे लॉ में वो क्या कहता है, कहता है ए ने बी पे फोर्स लगे तो बी ने वापस क्या कर देनी है, तो कॉन्सेप्ट तो उसका बेसिकली एफ नेट इज इक्वल टू ma असल कॉन्सेप्ट है, उसके साथ हमने बाकी सारी चीजें कनेक्ट कर दी हैं। खैर मैं इस वक्त न्यूटन के ऊपर बहस नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज में से मैं जिसको सबसे जरूरी लॉ समझता हूं वो आपको दोबारा बता देता हूं। मैं फोर्स वाला जो सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा या F इज इक्वल टू बी आई एल, मैं इसको सबसे ज्यादा जरूरी लॉ समझता हूं। और मैं बाकी जितने भी आज आपको लॉज पढ़ाऊंगा मैं उन सबको इसी की किसी ना किसी तरह की एक्सटेंशन समझता हूँ। क्या जनाब साहब, इसी लॉ की किसी ना किसी तरह की एक्सटेंशन समझता हूँ। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि जनाब साहब मैं आपको कौन कौन से लॉ पढ़ाऊं, मैं आपको और ज्यादा मतलब ये करते हैं अब मैं जिस मर्जी सीक्वेंस में पढ़ाऊं। मुझे तो मैंने ताज़ा आपको कल वो कॉइल पढ़ाई है, कौन से वाली, रेक्टेंगुलर कॉइल पढ़ाई है। आई थिंक मुझे ऐसा लॉ पढ़ाना चाहिए जो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ कनेक्टेड हो। क्या आपने कल पढ़ा कि अगर आप सिर्फ स्ट्रेट वायर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुनिएगा जरा गौर से, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को जिसमें करंट होगा उसको रखेंगे किसके अंदर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि वायर की शक्ल क्या है, अगर मैं कहूं कि वायर की शक्ल अब वायर जैसी नहीं है, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को एक रेक्टेंगुलर कॉइल की शक्ल बना के रख दिया। जैसे कल के आपने किसी उसमें वो वायर फ्रेम नहीं देखना आपने, जो कल मैंने आपको नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पढ़ाया, उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को अगले पेज पे लाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जहाँ पढ़ा है, लिंकेज जब मैंने पढ़ाई थी आपको तो मैंने आपको ना वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा था, कॉइल रखी थी। क्या रखा था जी, कॉइल कैसी थी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी जिसके अंदर क्या थे, ढेर सारे टर्न्स थे। क्या थे जनाब साहब, मतलब एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर मतलब 3 4 5 6 जितने भी n नंबर ऑफ टर्न्स थे। क्या थे जनाब साहब, देयर वर सो मेनी n नंबर ऑफ टर्न्स देयर। अच्छा, उन टर्न्स को जब हमने फॉलो किया तो मैंने वहां पर आपको एक टर्म दिखाई कि एक तो एक कॉइल होती तो उसके बीच में से क्या निकल रहा होता, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में से पास हो रही होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बीच में से पास हो रही होती, मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बीच में से पास हो रहा होता, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता उसके साथ है। वो एक कॉन्सेप्ट था हमारा कल वाला कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड किसको कहना है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको कहना है, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहना है, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी किसको कहना है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसको कहना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप इन तमाम वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। जहां तक ताल्लुक है मैग्नेटिज्म का, इट्स एन आइडिया। जहां ताल्लुक है मैग्नेटिक फील्ड का, इट्स अ फील्ड। हाँ, अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रॉपर क्वांटिटी नाउ। जो लाइनों की तादाद है, इट्स अ प्रॉपर क्वांटिटी। इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बेहतर क्या रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स। देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स आल्सो अ प्रॉपर क्वांटिटी। उसका एक और नाम भी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स ये सेम चीज। खैर अब उसमें और एक और लफ्ज भी निकाला था, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज। तो ये टर्म्स हमने डेवलप की हैं मैग्नेटिज्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हुई तो काम खराब है भाई। ये तो एबीसी है ना, लॉस तो बात की बातें हैं। जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। क्या टर्मिनोलॉजी है जी, अगर मैं कहूं कि मेरे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, तो मेरे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
मैग्नेट, कि मैग्नेट होता क्या है, या सर जी मैग्नेट होता है बार मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट होता है, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि शायद टेम्पररी हो, कि जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर कोई भी मैग्नेट होगा उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। फील्ड जस्ट किसको कहते हैं, उस रीजन या उस स्पेस को कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट द रीजन और द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। फिर अगली चीज क्या है, अगली चीज है मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये प्रॉपर क्वांटिटी है जिसके लिए हमने एक नाम क्या इजाद किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम इजाद किया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी एक प्रॉपर क्वांटिटी है जिसका एक और नाम क्या है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, अच्छा मुझे इसमें बताएं किस किस का क्या क्या सिंबल है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल फाई है। जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होती है, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल बी है। और एक और चीज थी क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, वो ये है कि ये है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है वो इसको कहते हैं, नहीं किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, विद वन चेंज एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसी की अगली कॉन्टिन्यूएशन क्या है, इसी की अगली कॉन्टिन्यूएशन क्या है कि जनाब साहब यहां पर एक if you multiply this by n, then we get what, then we get this magnetic flux that is known as क्या जी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जी भाई, इसमें किसी को परेशानी है, एनीवन? तो जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब साहब, कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है, ये मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर जी नहीं आ रहा समझ, जरा प्लीज दोबारा समझा दें, तो वो कुछ सवाल की शक्ल में बना के पूछेगा तो मैं उसको समझा दूंगा। एनीवन जी, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नो, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे जी। जब हम यहाँ से आगे जाते हैं, वापस आता हूँ जनाब साहब कि मेरा असल में टॉपिक क्या चल रहा है, ये तो मैंने वैसे रिवाइज करा दिया। मेरा असल में टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मुझे असल में क्या पढ़ाना है आपको, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आई वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड दैट न्यू लॉ स्टेट्स व्हाट, द न्यू लॉ इज रिलेटेड टू द लेटेस्ट डायग्राम जो आपने कल बनाई है, the very much latest diagram जो आपने कल बनाई। you had that north pole at one end, south pole at the other, दरमियान में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी, वो जिसको आप यूनिफॉर्म या पैरेलल या बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। उसके दरमियान में आपने एक क्या रखा हुआ था, करंट। वैसे तो कॉइल रखी हुई थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो कॉइल करंट कैरिंग है, कौन है जनाब साहब, करंट कैरिंग है, तो बेटा जी जब आप कल आपने कहा था कि स्ट्रेट वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगती है। आज मैं कहूंगा कि अगर स्ट्रेट की बजाय रेक्टेंगुलर कॉइल को, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बजाय रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं क्या करूं, उसको अगर मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स ऐसी लगेगी कि उसके अंदर टॉर्क पैदा करेगी। फोर्स कैसी लगेगी, तो फोर्स का एक इफेक्ट होता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जिसको आप यहाँ मोमेंट कहते हैं। एक फोर्स का हो तो मोमेंट होता है, दो फोर्सेस का हो तो कपल, वो जो दो फोर्सेस की होती थी सेम मतलब इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, इसको कपल कहते हैं। एंड दिस कपल जो मोमेंट क्रिएट करती है उसको टॉर्क कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी कल वाली, उसमें अगर मैं चेक करूं कि किस किस पार्ट में कहां कहां फोर्स है, तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे, मुझे लगता है मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि वहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो काम करते हैं, लॉ नंबर 3 इसको कहने की कोशिश करते हैं। है तो वैसे एक्सटेंशन ऑफ लॉ नंबर 2 ही है।
लेकिन मैं इसको क्या कहूंगा, बल्कि नहीं, लॉ नंबर 3 मैंने कहनी नहीं इसको, कहने में क्या जाता है, क्योंकि ऐसा मैंने लॉ नंबर 3 उसमें कहना, इसमें एक्शन रिएक्शन वाली कहानी आई, मैं न्यूटन के हिसाब से थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ, हालांकि न्यूटन के वो जो है ना वो कहानियां हो रहे हैं। चलो 2.5 सही है, लॉ नंबर 2.5 या लॉ नंबर 2.5 कहिए, या ब्रैकेट में लिखिए एक्सटेंशन ऑफ लॉ नंबर 2, या इसको कहिए, या मैं लॉ नंबर 2.5 पढ़ा रहा हूँ, या मैं एक्सटेंशन ऑफ क्या, एक्सटेंशन ऑफ द लॉ नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक कहानी डिफरेंट है तो स्टेटमेंट तो डिफरेंट होगी ना। यू कैन कॉल इट लॉ नंबर 2.5 बिकॉज जिसको मैं थर्ड लॉ कहना चाहता हूं वो कुछ ऐसा हो जिसमें एक्शन रिएक्शन वाली फीलिंग आ रही हो, तो वो कुछ और सिचुएशन है भाई। इमरान, इमरान यार ये वाला पेज चाहिए, इसका प्रिंट देखिए मिलता है कहीं पे, बाबर को फोन करके पूछें या किसी को भी, डीसी मोटर। दिस इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ लॉ नंबर 2। लिखें जी, क्या अंग्रेजी लिखेंगे, पहले अंग्रेजी लिखते हैं फिर ड्राइंग को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। लिखें जी, अ रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, इज एक्सपीरियंस्ड, ये लिखें, अ रोटेशनल इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड, रोटेशनल इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्या, लॉ नंबर 2 के अल्फाज क्या थे, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, अब मैंने क्या कह दिया, रोटेशनल इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्या, वहां था बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट, अब क्या लिखूं, बाय रेक्टेंगुलर, बाय क्या लिखे, रोटेशनल इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, ये लिखें, बाय अ करंट कैरिंग, कौन, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल बाय अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, कब जी, when it is placed perpendicularly in an external magnetic field। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे लॉ नंबर 2 के थे, फर्क क्या हो गया है, पहले लॉ नंबर 2 में क्या था, आई थिंक लॉ नंबर 2 में थी वायर, स्ट्रेट वायर, अब क्या हो गई है, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो वायर के साथ आपने कहा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ आप क्या कह रहे हैं, इधर आप कह रहे हैं रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो रोटेशनल इफेक्ट भी तो फोर्स का ही होता है। एक काम करें जरा, रोटेशनल इफेक्ट को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन द वर्ड रोटेशनल इफेक्ट, और अंडरलाइन आगे क्या करें, रेक्टेंगुलर कॉइल। दो वर्ड्स मैंने चेंज किए हैं, बाकी तो बिल्कुल लॉ नंबर 2 वाले ही कुछ अल्फाज यहां लिखे हुए हैं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बच्चों, मैंने कहा फोर्स की बजाय क्या लिख दिया, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक्सपीरियंस होगा बाय क्या, बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बजाय बाय रेक्टेंगुलर कॉइल करंट कैरिंग क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं रोटेशनल इफेक्ट को हम ओ लेवल में या एएस में कैसे पढ़ते थे, मैं आजकल वैसे एएस में पढ़ा रहा हूँ द रोटेशनल इफेक्ट। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, जब एक फोर्स होती थी तो क्या कहते थे, मोमेंट कहते थे, जब दो फोर्सेज होती थी टॉर्क वाली या कपल, मतलब कपल वाली, तो क्या कहते थे, तो काम करें पेज के हेडर पे जाएं, वहां लिखें जी, पेज के हेडर पे जाके दो जुमले लिखने हैं, द टर्निंग इफेक्ट, बल्कि नहीं, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। पेज के हेडर पे जाके क्या लिखें, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। whereas क्या, the rotational effect of a couple of forces, whereas the rotational effect of a couple of forces is known as torque of a couple, is known as क्या जनाब साहब, torque of a couple, या torque due to couple या torque of a couple। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही फर्क था ना हमारा पिछले साल, कि एक तरफ अकेली फोर्स का निकालते थे तो कहते थे मोमेंट निकालो, और जब हम दो फोर्सेस का निकालते थे तो कहते थे जी क्या निकालो, टॉर्क निकालो। अच्छा, एक 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 फोर्स का जब मोमेंट निकालते तो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ क्या, दैट फोर्स इनटू क्या, इनटू मोमेंट आर्म।
मतलब इसका पिवट से लेकर इसके लाइन तक फोर्स। जब उधर होती थी कपल वाला टॉर्क तो क्या होता था, मैंने ड्राइव किया हुआ है, दोनों में से कोई एक आधी फोर्स इनटू क्या, पिवट से फासला नहीं लेते थे, फिर इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का टोटल फासला लेते थे। भाई कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा, समझ आ गया? ओके, वैसे फॉर्मूला दोनों का क्या है, पेज कर में जाओ, टॉर्क क्या क्या सिंबल लिखूं, क्या होता था भाई, यू टॉप इक्वल्स क्या, एफ इंटू डी परपेंडिकुलर, दोनों तरफ यही अप्लाई होता था, बस सेंस डिफरेंट थी। अगर आप मोमेंट ऑफ एक फोर्स की बात करते थे तो ये मोमेंट हो जाता था, ये एक फोर्स हो जाती थी, और ये फासला क्या था, फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अगर आप इसको टॉर्क ऑफ अ कपल कहते थे तो फिर ये भी क्या था, ये दोनों में से कोई एक आधी फोर्स थी और ये दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर फासला था। ये पिवट का फासला नहीं होता, ये कौन होता है, दोनों के दरमियान का फासला। तो आई थिंक फॉर्मूला कॉमन है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता था। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आज शाम को एएस वाली क्लास में आ जाइएगा, ये मैं इस फॉर्मूले का डिफरेंस उनको समझा रहा हूँ, A2 में मैं भी नहीं समझा सकता मजीद। अच्छा लो जी, आई होप कि रोटेशनल इफेक्ट का क्या मतलब है, वो मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता है, ये टॉर्क ऑफ अ कपल होता है, और लेवल या एएस लेवल का टॉपिक है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आप में से किसी के पास अगर वैसे कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज आप में से किसी को लगता है कि सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको एक ऑफर कर दी है एएस की क्लास वाली। बहरहाल मुझे रोटेशनल इफेक्ट का मतलब नहीं समझाना, मुझे क्या समझाना है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, कि रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, रोटेशन प्रोड्यूस हुई है। तो आपको मालूम है कि मैंने उसको कैसे समझाना है, मैंने उसकी ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग में देखना है कि किस किस पार्ट पे फोर्स लग रही है और किस किस पार्ट पे फोर्स नहीं लग रही है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। लीजिए जनाब साहब, क्या करेंगे, इस लॉ को समझने समझाने के लिए ये बनाए जी नॉर्थ, ये बनाए जी साउथ, और ये मैंने बना दिया क्या, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। Please tell me, where is that magnetic field, external magnetic field? I hope you know that is from ये लो जी। किसी को प्रॉब्लम है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ? Now, where is the current? अगर मैं कहूं यहां से करंट किधर जा रहा है, दिस इज I in, ये करंट इन हो गया जी। ये करंट आ रहा है जी, दिस इज I आउट। करंट में किसी को मसला है, क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रिंट नहीं हो, मिल गया उनको, मैं बोला फ्रंट बैक का मुझे तार निकाल के दिखाएं जरा, ये पूरी क्लास के लिए निकालना है ये, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात हो रही है बच्चों, गौर से सुनिए जी। मैंने आपको नॉर्थ पोल सिखाया है, साउथ पोल सिखाया है, दरम्यान की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है ब्लू कलर से। मैंने आपको एक करंट कैरिंग, कौन सी वाली, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई है। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? इस रेक्टेंगुलर कॉइल का इफ आई से कि ये वाला पॉइंट क्या तस्वुर करिए, ए, इस पॉइंट को तस्वुर करिए बी, दिस इज सी एंड देयर इज दिस डी,
ओके अब जैसे ही आप इसके ऊपर करंट कैरी होगा, क्या होगा जी, इसमें जब करंट जाएगा तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, मैं इस पे लगाऊंगा न्यूटन कह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड लॉ ही लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा जी? मैंने इसलिए करता हूं कि सेकंड लॉ ही की एक्सटेंशन है। कैसे सेकंड लॉ लगाऊंगा? मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक ए भी क्या है, इज अ स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस पे क्या होगा, ये प्लेस्ड परपेंडिकुलरली है कि नहीं है, फील्ड उधर है, करंट उधर है, क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा, फील्ड उधर है, करंट ऊपर है, थंब किधर है, थंब इज इनटू द पेज। तो व्हाट डू यू थिंक, ए से बी वाले पार्ट पर क्या होगा? सर जी ए से बी वाले पार्ट पर एक फोर्स लगेगी, किस तरफ को फोर्स लगेगी? इनटू द बोर्ड फोर्स लगेगी। किधर लगेगी जी? इनटू द बोर्ड एक फोर्स लगेगी। खैर ये जो आपने इधर एरो बनाया था ये किसका था? मैं यहाँ बी मेंशन करना चाहता हूं। दिस इज बी फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नजर आ रही है, आपको फोर्स की डायरेक्शन समझ आ गई होगी। अच्छा एक बात बताएंगे, बी से सी जो वायर का पार्ट है, बी से सी वाला स्ट्रेट वायर का पार्ट, बी से सी वाला, उसका क्या सीन है? सर वो तो पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है वो? तो पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या होगा? सर जी पैरेलल वाले के ऊपर तो कोई फोर्स लगती नहीं। फोर्स किस पे लगती है? जो परपेंडिकुलर होता है। तो बी से सी पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा सी से डी पर आते हैं, सी से डी वाला फिर क्या है? सर वो फिर परपेंडिकुलर है, तो उस पर क्या होगा? सर जी उस पर फिर फोर्स लगेगी। किधर लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे है, थंब बाहर है, तो जब थंब बाहर है तो क्या करूं? सर जी इस वाले पार्ट पे इनटू द बोर्ड फोर्स लग रही है और इस वाले पार्ट पे आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स लगेगी। आपको मालूम है हम आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स कैसे बनाते होते हैं? इनटू द बोर्ड अगर डॉटेड करके बनाते हैं तो आउट ऑफ द बोर्ड सॉलिड करके बनाते हैं। हेलो जी, अब यू नो आपका जो एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के एक एंड पर इनटू द फोर्स लग रही है, दूसरे एंड पर आउट ऑफ द फोर्स लग रही है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आगे कपल समझाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से आगे इस कपल की वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या यहाँ से आगे इस कपल का जो क्या बोलते हैं टॉर्क है उसको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? थोड़े से आपने, मैं आई थिंक इस ड्राइंग के बाद थोड़े से नोट्स लिखवाना चाहता हूँ, और फिर नोट्स में देखते हैं कि कोई फॉर्मूला मैंने डेवलप करना है या नहीं डेवलप करना है। जो सुने जनाब साहब, ड्राइंग बना चुके हैं? ओके जी, चलते हैं, कैरी करते हैं जी जनाब साहब। देखिए देयर इज क्या चल रहा है आपके सामने? देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, there is a uniform magnetic field, there is a uniform magnetic field between the two poles, there is a uniform magnetic field between the two poles, between the two poles in which क्या? There is a uniform magnetic field between the two poles in which rectangular coil ABCD, in which a rectangular coil ABCD, in which a rectangular coil ABCD, ब्रैकेट में लिखिए, with n number of turns, ब्रैकेट में लिखिए maybe there are n number of turns, with क्या? with n number of turns, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, बल्कि इस प्लेस्ड लिख दें, इज प्लेस्ड। क्या लिखा मैंने सबसे पहले? देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स इन विच द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD विद n नंबर ऑफ टर्न्स इज प्लेस्ड। इस वक्त आपको उसका सामने का पोर्शन है तो उसके पीछे की जो टर्न्स आपको नजर नहीं आ रही हैं। ओके ठीक हो गया। अब मुझे बताएं जो साइड्स हैं AB और CD, इनके बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है जहां तक ताल्लुक है इनका, द साइड्स BC एंड DA का, दे आर पैरेलल हैं। अगर वो पैरेलल हैं तो उनके ऊपर क्या होगा? पहले मैं उनको मेंशन करता हूं, देखिए जी, द साइड्स BC एंड DA आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड,
the sides BC and DA, the sides what? BC and DA are parallel to the external magnetic field, are parallel to the external magnetic field. So what? Are parallel to the external magnetic field. So they experience, so they do not experience any electromagnetic force. 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 I dot E लगा के आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. क्या होता है फॉर्मूला F वाला? F is equals to BIL sin theta. वहां लिखे आगे. That is F equals to BIL sin theta. F is equals to BIL sin theta. और BIL sin theta के साथ क्या? BIL sin 90. नहीं sin 90 नहीं. BIL sin 0. यानी BIL sin 0. हाँ फार्मूला कैसे चेंज होगा? BIL sin थीटा तो फार्मूला फिक्स्ड है. फार्मूला तो फिक्स्ड है भाई, फार्मूला तो ड्राइव हुआ है पहले से. वो पैरेलल के वक्त अगर कोई फिनोमेना मैक्सिमम हो तो फार्मूला डिजाइन करते वक्त सोचते हैं कि फार्मूला कॉस वाला लगा देते हैं. क्या हो रहा है? जब आप फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब फार्मूला ड्राइव करते वक्त अगर ये फीलिंग आए कि इस सिचुएशन में पैरेलल के वक्त मैक्सिमम आउटपुट है तो हम उस वक्त ड्राइव करते वक्त फार्मूले में क्या कहते हैं? कॉज होगा. अब ये फार्मूले में पहले से ड्राइव कर चुके हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम जवाब कब होगा? जब 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो हमें पता है कि फार्मूले में हमने साइन थीटा लगाना है. तो अब साइन थीटा ऑलरेडी है, तो अब जब साइन थीटा है तो अब अगर पैरेलल की सिचुएशन आ गई तो हम साइन थीटा लगाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा. तो हमें पता है कि जवाब 0 होना चाहिए. ठीक है जी. दे आर पैरेलल तो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड. हमने क्या कहा? BIL sin थीटा, BIL sin 0, दैट इज 0. ओके जी. आगे चलते हैं जनाब साहब. Whereas the sides AB and CD, अगला सीन क्या है जी? Whereas the sides AB and CD are what? The sides AB and CD are क्या? Perpendicular to each other. Are क्या जनाब साहब? Are perpendicular to each other. नहीं, perpendicular to each other, perpendicular to external magnetic field. Are perpendicular to external magnetic field. So क्या? They experience an electromagnetic force. So they experience an electromagnetic force. So they experience an electromagnetic force. इधर भी I dot E लगा के लिखें क्या? F is equals to BIL sin थीटा लगाएं. BIL sin 90 लगाएं. क्या होता है ये? F is equals to BIL. इसके आगे लिखें मैक्सिमम. क्योंकि पहले आया था 0 तो वो क्या था? मिनिमम. अब आया है BIL sin थीटा, BIL sin 90, BIL into 1, that is BIL. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मैक्सिमम बोलेंगे. लो जनाब साहब, किन किन जगहों पे फोर्स लग रही है मैंने वो फोर्स की जो, अच्छा आगे चलते हैं. फोर्स लगेगी तो सही. अब फोर्स की डायरेक्शन कौन निकालेगा? तो उसको जरा मेंशन करते हैं. लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कहानी मैंने सारी समझाई हुई है, बस मैं लिखवा रहा हूं अभी. अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, the direction of the force on AB, क्या लिखा जी? According to the Fleming's left hand rule, the direction of the force on क्या? On AB किधर? is into the plane. ये आपने सब ड्रॉ कर लिया. पहले ही मैंने आपको उंगलियां एडजस्ट करा दी थी कि आप देख सकते हैं कि फील्ड उस तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब मेरा इनटू द प्लेन है. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द साइड AB इज क्या? इज इनटू द प्लेन. Whereas
ऑन द साइड CD, whereas क्या लिखेंगे, whereas on the side CD, whereas on the side CD, the direction of the force is out of the plane. उसकी भी आउट ऑफ द प्लेन की वजह आपके सामने कि फील्ड उधर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, थंब बाहर आ रहा होगा, फील्ड उधर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, थंब बाहर आ रहा है, इज आउट ऑफ द प्लेन. ठीक हो गया जी. अब अगले जुमले पे जाते हैं. ये जो दोनों पर फोर्सेस लग रही हैं, क्या है ये? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैं. तो क्या करें? तो लिखिए जी, इसको कपल कहते हैं. लिखिए द फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी, द फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी, द फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी आर क्या? द फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी आर क्या बच्चों? आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, opposite in direction, and acting at two different points of the same object, and acting at two different points of the, and क्या जी, and acting at two different points of the same object, acting at two different points of the same object. Hence they act as a couple. Hence they act as a couple. Hence they act as a couple. अच्छा, अगले जुमले पर आए. अब अगर वो कपल की तरह एक्ट करते हैं तो कपल का क्या होता है? कपल की वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं. लिखिए जी, अगला जुमला लिखिए. There is a rotational effect due to this couple. There is a rotational effect produced due to this couple. There is a क्या बच्चों? There is a rotational effect produced due to this couple, which is known as torque of a couple. Which is known as torque of a couple, and is equal to क्या? It is known as torque of a couple and is equal to क्या बोलूं भाई? And is equal to the product of, and is equal to the product of, and is equal to the product of one of the forces of a couple, product of one of the forces equal to the product of one of the force of a couple, and क्या? And the perpendicular distance between the two forces of the couple is equal to the product of one of the force of the couple and the perpendicular distance between the two forces of the couple. यहां तक किसी को परेशानी है जी? Anyone? So you know, अगर आप यहाँ से आगे यहाँ तक मेरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अगर इसकी कोई इक्वेशन वगैरह आपने बनानी है तो मैं आपको इसकी इक्वेशन डिजाइन करके बता देता हूँ कि टॉर्क का क्या सीन है. टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है. टॉर्क इज इक्वल टू क्या? फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या? मोमेंट आर. तो अगर आप इसको यूं कहते हैं, सर जी टॉर्क का क्या करें, कोई फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो देखते हैं जनाब साहब. इफ आई स्टार्ट राइटिंग बाय टॉर्क इज इक्वल टू क्या? टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू क्या? कौन सी वाली फोर्स? वन ऑफ द फोर्स ऑफ अ कपल मल्टीप्लाई बाय क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बातें नहीं करो भाई. बिटवीन क्या? बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ अ कपल. यही फॉर्मूला लिखा ना भी आपने. टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू क्या?
प्रोडक्ट ऑफ क्या लेना है, वन ऑफ द फोर्स ऑफ अ कपल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ अ कपल। इसको सिंबल्स में हमने यूं लिखा हुआ है, टॉर्क, वन ऑफ द फोर्स इज एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ अ कपल इज डी, डी परपेंडिकुलर। और अगर आप इसको मुझे कोई फार्मूला बना के देना चाहते हैं तो प्लीज टेल मी, वन ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मूला क्या है, बी आई एल साइन थीटा, तो आपको पता है 90 था, फिर इंटू डी परपेंडिकुलर। डी परपेंडिकुलर में मुझे प्लीज बताइए डी परपेंडिकुलर कौन सा है, बी तो फील्ड है, आई करंट है, लेंथ कौन सी वाली है, लेंथ है ये वाली, लेंथ कौन सी वाली, ये वाली, डी कौन सी वाली है, आई थिंक डी ये वाला है, ठीक है जी। क्या मैं उसको रेक्टेंगल की विड्थ कह सकता हूँ, है जी, मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ कौन सी वाली है, लेंथ है सपोज करें ए से बी, लेंथ में लेता हूं ए से बी, तो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा वाला है, वो है बी से सी। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं एफ की जगह बी आई एल लगा रहा हूं, तो आई एल में एल कौन से वाला है, इस वायर की लेंथ है, और दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस बी सी कह दूं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये जो लेंथ ए बी है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बी सी है, इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, कैन यू प्लीज टेल मी क्या निकलेगा, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ द कॉइल, बी आई, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ द कॉइल, ओके। अब अगर एरिया ऑफ द कॉइल है तो बी इंटू ए, बी ए आई, ये बी ए कल पढ़ा है कुछ, क्या होता है, किधर, इधर है, बी का फॉर्मूला क्या था, 5/a, तो 5, और इधर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा b इंटू ए, क्या था, आई थिंक दिस वाज b का अगर आप फॉर्मूला निकालें तो b इज इक्वल टू क्या होता है 5/a, और 5 का फॉर्मूला निकालें तो 5 का फॉर्मूला क्या होता है b इंटू ए, तो b इंटू ए की जगह क्या लिखूं, b इंटू ए की जगह 5 लिखूंगा जी, 5 इंटू आई। तो लो जनाब साहब, टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला है 5 इंटू आई, और लेकिन मुझे लगता है कि सवाल में क्या लिखा था, देयर आर कितनी कॉइल्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तब क्या होगा, इफ देयर आर n number of turns in the rectangular coil, तब क्या होगा, then torque is equal to क्या, n multiply by this phi into I, okay। now ये क्या होता है n into phi, बड़े वाला phi, what is बड़े वाला phi, वो कुंडों वाला phi, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। आई थिंक यहां से आगे अगली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस इज व्हाट जनाब साहब, यूं करके यूं करके यूं करके इनटू क्या, इनटू आई। लो जनाब साहब, दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, कि जनाब जी क्या होगा, जो इस पूरी सिचुएशन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल में, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, उसका टॉर्क किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ किस चीज के बराबर है, टॉर्क बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इन द कॉइल विद द कॉइल एंड क्या, एंड द करंट इन द कॉइल। तो यहां पे जाकर हम क्या करेंगे, आई थिंक मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं, लिखिए जी, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर कॉइल इन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द, आपने पहले लॉ की स्टेटमेंट इनिशियल क्या लिखी है प्लीज बताएं, लॉ की इनिशियल स्टेटमेंट क्या है, अ रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड किधर, बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज क्या, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब उसी तरह का जुमला, जरा उसी जुमले को मैं ठीक करने लगा हूं, मैं रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड की बजाय क्या लिखूंगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड, और मैं उसका फॉर्मूला बताने लगा हूं, क्या बताने लगा हूं जी, फॉर्मूला बताने लगा हूं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, torque produced in a current carrying rectangular coil that is placed in an external magnetic field, the torque produced in a current carrying coil, कॉमा लगाएं, कॉइल के बाद कॉमा लगाइएगा,
the torque produced in a current carrying rectangular coil that is placed in an external magnetic field, field के बाद फिर कॉमा लगाएं, is क्या जनाब साहब, is equal to the product of क्या, is equal to the product of क्या लिखूं भाई, magnetic flux linkage with the coil, magnetic flux linking with the coil, वैसे भी होता है, अंग्रेजी बनानी है ना, तो magnetic flux linkage की वजह क्या लिखूं, magnetic flux linking, जो कि बाहर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनका एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किसके साथ, कॉइल के साथ। तो अक्सर अंग्रेजी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, लेकिन उसको क्या कहते हैं, लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, ठीक है। तो आप उसको लिंकिंग विद द कॉइल कहते हैं, लिंकेज विद द कॉइल कहते हैं, अंग्रेजी है, अंग्रेजी सेम है। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोलें या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग बोलें, एक ही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एंड क्या, एंड द करंट इन द कॉइल, एंड द करंट इन द कॉइल। लीजिए जनाब साहब, क्या सिचुएशन चल रही है, आपने एक बात कही कि जो आपका ये करंट कैरिंग पहले वायर थी तो उस पर सिर्फ फोर्स लगती थी BIL, अब वो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई है तो उस पर सिर्फ फोर्स नहीं लग रही है, उसके दोनों एंड्स पर फोर्स लग रही है, जिस वजह से कपल पैदा हो रहा है और जिसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो रही है जो टॉर्क के बराबर है। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ, पहले तो कहा था वन ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो O लेवल है या वो तो AS लेवल है, उसमें मैंने F की जगह BIL किया, D की जगह डिस्टेंस बताया, करते करते मैं अल्टीमेटली किस मुकाम तक पहुंचा कि अब मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड परपेंडिकुलरली या प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या, इट्स नॉट नाउ, निकाला मैंने यहीं से है कि वन ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन मैं अल्टीमेटली क्या निकाल चुका हूं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ FD, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ phi, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल एंड द करंट इन द कॉइल। उस कॉइल में दो बड़ी जरूरी चीजें हैं, पहली चीज उसमें करंट है, पहली चीज क्या है, उसमें करंट है, तो जब उसके अंदर करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो किसी में भी करंट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अकेली वायर होगी तो उस पर फोर्स लगेगी, कॉइल होगी तो फोर्स ऐसी लगेगी कि फोर्सेस लगेंगी, फोर्सेस ऐसी लगेगी कि कपल कहेंगे, कपल ऐसा होगा कि रोटेशन पैदा करेगा, रोटेशन होगी कि जिसको टॉर्क कहेंगे, तो घूमने लगेगा भाई, पंखा है घूम रहा है, घूमे जाओ है जी पंखा इस वजह से घूम रहा है, सिर्फ पंखा नहीं वॉशिंग मशीन भी इस वजह से घूम रही है, सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं कोई भी मोटर इसी वजह से घूम रही है। तो जो कोई भी मोटर इस वजह से घूम रही है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये है जनाब साहब मोटर इफेक्ट, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डीसी मोटर बचपन में कभी आपने कहा था कि जनाब साहब वो डायरेक्ट करंट होता है और हम क्या करते हैं, आई थिंक जब बटन ऑन करते हैं तो कॉइल में होता है करंट और कॉइल होती है किधर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका करंट, उसका अपना क्या, कॉइल का अपना क्या करंट, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स की लिंकेज है, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का मिलाप क्या पैदा करता है, इन दोनों का मिलाप जो है वो एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है, इन दोनों का मिलाप जो है वो एक टॉर्क पैदा करता है, इन दोनों का मिलाप एक्चुअल में एनर्जी को इलेक्ट्रिकल से काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप बटन से प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म की मौजूदगी में क्या कहते हैं कि भाई तुम काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाओ। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट व्हाट, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो अब हमें इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने का तरीका पता चल गया है। वैसे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करने का तरीका वो हमें पैदा होते ही अल्लाह ने सिखा दिया था कि भाईजान तुम किसी भी चीज को ऊपर से ड्रॉप करोगे तो उसके अंदर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करने का तरीका अल्लाह ने हमें जो अकल दी थी, उस अकल का इस्तेमाल करके हमने दुनिया में मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इट्स नॉट जस्ट द GPE which can convert into KE, the EPE can also convert into KE। ठीक है जी। सो EPE को हमने कैसे KE में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमने क्या सहारा लिया,
उसके लिए हमने मैग्नेटिज्म का सहारा लिया, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सहारा लिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या किया है, आई बिलीव काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। लेकिन ऐसे ही नहीं होता। मैंने उस दिन आपको कहीं कहा था कि आप क्या कहते हैं, जिस मर्जी किस्म की मोटर ले लें जिसके अंदर कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, चाहे वो खिलौने का लेवल है, चाहे वो पंखे का लेवल है, चाहे वो क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन का लेवल है, चाहे कोई भी ऐसी मशीन है जिसको आप मोटर कहते हैं, जिसमें मूवमेंट पैदा होती है, करंट की वजह से मूवमेंट पैदा होती है, इवन अगर वो गाड़ी ही क्यों नहीं है, और अगर आप कहते हैं सर जी बिजली पे चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल कार क्यों नहीं है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। उसमें भी क्या हो रहा होगा, यही काम हो रहा होगा भाई। क्या काम हो रहा होगा, सर जी बिजली होगी और बिजली को मकनातीसों की मौजूदगी में रखा होगा, और बिजली को जब मकनातीसों की मौजूदगी में रखेंगे तो बिजली ने क्या करना है, बिजली ने फोर्स प्रोड्यूस करनी है, फोर्सेस प्रोड्यूस करनी है, कपल प्रोड्यूस करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, घूमनगिरी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है जी। तो घूमना प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या कहते हैं, तो मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब ये तो काइनेटिक एनर्जी है। एंड आई बिलीव ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक काम करेंगे, जुमला खत्म करें, उन्हें पे लिखें, this rotational effect produced in the coil, the rotational effect produced in the coil, the rotational effect produced in the coil the rotational effect produced in the coil due to क्या, due to electromagnetism, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब लॉ नंबर 1 भी अप्लाई हो रहा है, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 1 कैसे अप्लाई हो रहा है, इसमें करंट है, इसके इर्द गिर्द अपनी एक फील्ड है, उस फील्ड ने इस फील्ड के साथ क्या किया, तो लॉ नंबर 2 आ गया। 2 क्या है, फोर्स लगी है, वो फोर्स सिर्फ इधर नहीं लगी, वो फोर्स इधर भी लगी है, तो लॉ नंबर 2.5 आ गया है, ठीक है जी। कि सर उस वजह से क्या हो रहा है, दो फोर्सेज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, कपल है। कपल की वजह से क्या होता है, टॉर्क होता है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, आई थिंक ड्यू टू क्या, द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, क्या लगा, प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ड्यू टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नोन एज मोटर इफेक्ट। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखें या ड्यू टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखें, इज नोन एज क्या, इस रोटेशनल इफेक्ट को हम कहते क्या है, इज नोन एज मोटर इफेक्ट, MOTOR, मोटर इफेक्ट, मोटर इफेक्ट कहते हैं उसको जी। लीजिए जनाब साहब, अंडरलाइन द वर्ड मोटर इफेक्ट प्लीज। वैसे मोटर क्या है, मोटर ऐसी मशीन को कहते हैं जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये काम करे, मोटर को नहीं करे। मोटर इज अ मशीन, मोटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स वैसे जो पानी खींचने वाली मोटर होती है ये क्या करती है, ये पानी को नीचे से खींच के, तो ये कौन सी एनर्जी है, GPE। आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि मोटर ने क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में नहीं करना, इलेक्ट्रिकल को या काइनेटिक में या मतलब काइनेटिक या पोटेंशियल, ये दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इफ आई से कि जनाब साहब मोटरें क्या करती हैं, मोटरें जो है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट, आई थिंक ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मोटर क्या है, इट्स अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, यहाँ स्पेसिफिकली होता काइनेटिक ही है, स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिए स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैंने मैकेनिकल इसलिए कहा कि मुझे वो पानी वाली मोटर याद आ गई, तो पानी वाली मोटर मैंने कहा थी उसने तो पानी को, लेकिन वो पानी को बाद में ऊपर खींचती है, पहले मोटर उसके अंदर भी क्या होता है, एक पंप लगा होता है, उसके अंदर पहले वो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, पहले पानी को काइनेटिक एनर्जी ही में कन्वर्ट मतलब करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी GPE में कन्वर्ट होती है। तो अल्टीमेटली दोनों एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, मैकेनिकल भी मतलब काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी। लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, अगर आप सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर तक रहेंगे, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर तक क्या रहेंगे, बिजली गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, घूमा है,
मूवमेंट आई है, क्या है ये? तो मूवमेंट क्या है? तो मुझे स्पेसिफिकली काइनेटिक कहना चाहिए? जनरली मैं क्या कह रहा हूँ? जनरली मैं मैकेनिकल एनर्जी कह रहा हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज, इस सेक्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी आपस में क्या हो गई है? इकट्ठी हो गई है। दिस इज नोन एज मैका इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिक्स नो, कल वो कौन सी डिग्री थी भाई? मैकाट्रॉनिक्स नो, दैट इज डिफरेंट। कल किसी बच्चे के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उस बच्चे ने कहा सर जी पाकिस्तान में तो कहीं पर रोबोटिक इंजीनियरिंग होती ही नहीं है। मैंने करनी है रोबोटिक्स, मैंने करनी है रोबोटिक इंजीनियरिंग, और वो तो पाकिस्तान वाले ऑफर ही नहीं करते। तो मैंने कहा शायद आपने रिसर्च थोड़ी गलत की है। पाकिस्तान वाले ये इंजीनियरिंग मैकाट्रॉनिक्स के नाम पे करते हैं। किस नाम पे करते हैं? ये नस्ट में तो पूरा एक स्कूल है, रोबोटिक्स का स्कूल है नस्ट के अंदर प्रॉपर। किसने विजिट किया नस्ट का रोबोटिक स्कूल? ठीक है निमर साहब, क्या कराते हैं वो? हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, या हमने अभी पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली फिजिक्स। एक और भी फिजिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपके कंप्यूटर टाइप चीज है, वो जैसे नहीं वो 1001, वो पता नहीं वो उस तरह का कुछ उसके अंदर है, कुछ निज़ाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका एक आधा लेक्चर आई विल आस्क सर अली कि वो उन्होंने चूंकि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जैसे मेरा ये चैप्टर खत्म हो। पर एक टॉपिक भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, डायोड्स वाला। हमारे सिलेबस में किधर गई स्पेसिफिकेशंस? पता नहीं किधर है। खैर स्पेसिफिकेशंस में एक आधा चैप्टर है। जब मैंने आपको ये मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म कराना है, तो एंड पे उसने एक टॉपिक लिखा है रेक्टिफिकेशन, और उस रेक्टिफिकेशन में एक इंस्ट्रूमेंट है डायोड, और कहता है यूज ऑफ डायोड एक्सप्लेन करें। मुझे लगता है मैं सिर्फ डायोड का यूज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये डायोड होती क्या चीज है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं नहीं सर अली, क्योंकि डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? पता नहीं, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। लेकिन आप डायोड की जो इस्तेमाल तभी समझ आएगी जब डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आएगा। तो देयर इज दिस वन लेक्चर जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर होगा, ताकि आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अंदाजा हो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग में और मैकाट्रॉनिक्स में, मतलब इस तरह की कुछ 4-5 किस्म की डिग्रीज हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या नहीं है। किस वाले में प्रोग्रामिंग ज़्यादा है, किस वाले में बिजली ज़्यादा है, किस वाले में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, किस वाले में रोबोटिक्स ज़्यादा हैं, इसके ऊपर एक लेक्चर उनका होगा। बहरहाल पता नहीं क्या कह रहा था जी, है रोबोटिक्स की बात कर रहा था। एंड इट्स नॉट जस्ट इन नस्ट, इट्स आई गेस इन GIK एज वेल।